नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप देखते हैं कि सबसे पहले उसमें आपने डीएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा। डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम आरएनए की स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मेन जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल के आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम सभी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जेनेटिक कोड है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद जो सबसे एक एंडिंग पॉइंट सा एक जो टॉपिक आता है वो आता है जीन रेगुलेशन, या हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलिए शुरू करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात हम किसकी कर रहे हैं, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, या हम इसको बोलें कि एक्सप्रेशन ऑफ, या हम एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक जो कोड या कोडिंग जो प्रोटीन है, या प्रोटीन कोडिंग जो जीन है, उसके एक्सप्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेशन करने का काम करते हैं। यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन, या हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन। तो इसी का हम बोल सकते हैं कि यानी कि रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन। क्लियर है? प्रोटीन कोडिंग जो जीन है, उस जीन का हम क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। तो प्रोटीन कोडिंग जीन का रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे चैनल लाइफ साइंस बाय संदीप यादव को आप सब्सक्राइब करिए, और कंटिन्यूस फॉर्म में आपको इसी तरीके के जो अच्छे टॉपिक है उसका डिस्कशन आपको मिलता रहेगा। कुछ जो टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ टॉपिक है आने वाले समय में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, और इस चैनल को जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग करें। चलिए हमारा जो टॉपिक है यानी कि जीन रेगुलेशन है, उसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जीन रेगुलेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है जीन। जीन एक्सप्रेस होगी, जीन एक्सप्रेस होती है तो फिनोटाइप बनाती है, फिनोटाइप इन ऑर्गेनिज्म। या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर फिनोटाइप अगर शो नहीं कर रही है तो पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है, या तो जीन को क्या कर रही है, कोई भी एक जीन है वो जीन क्या कर रही है, एक्सप्रेस होती है तो फिनोटाइप बनाने का काम करती है। अगर फिनोटाइप नहीं बना रही है तो जीन के अंदर कोई ना कोई क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है। अब बात ये आती है कि जो जीन है वो जीन क्या है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा क्या है, कोई भी एक डीएनए है। इस डीएनए का कोई भी एक जो फंक्शनल पार्ट होता है, क्योंकि हमारा कंप्लीट डीएनए है, डीएनए के अंदर कोई भी एक सेगमेंट होता है। ये जो सेगमेंट है वो इतना सा सेगमेंट है जो किसी पर्टिकुलर करैक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इतने से हिस्से को जो एक्सप्रेस हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये क्या है, डीएनए है। डीएनए के अंदर जो कौन सा है, फंक्शनल पार्ट होता है जो एक्सप्रेस होता है किस में, एमआरएनए की फॉर्म में, और एमआरएनए फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन के अंदर। तो यानी कि वो पार्ट डीएनए का जो एक्सप्रेस होता है आरएनए की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, जीन बोलते हैं।
या मॉलिक्यूलर लेवल पर जीन खुद ही क्या है, डीएनए है। मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है, एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। एमआरएनए किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा जीन है, जीन से एमआरएनए या डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। इनकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है वो फिर क्या बना रहा है, प्रोटीन। एक प्रोडक्ट है किसका, जीन का जो प्रोडक्ट है वो कौन है, प्रोटीन है। या हम कह सकते हैं कि जो जीन का एक्सप्रेशन है, जीन का एक्सप्रेशन है, उस पे कौन डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन कितना बनेगा वो कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, जीन के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि प्रोटीन है वो कितना होगा, कितना नहीं बनेगा। अब बात ये आती है कि जो अमाउंट है वो अमाउंट किस पे डिसाइड करता है, डेवलपमेंट पर, उसकी फिजियोलॉजी पर, या फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है, डेवलपमेंट स्टेट होती है। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो स्टेज होती है, इसी के साथ हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक स्टेज होती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन है। इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिपेंड करती है। यानी कि जीन है, वो जीन कितना अमाउंट में प्रोटीन को बनाएगा, वो प्रोटीन की किस पे डिपेंड कर रही है, इन सभी, यानी कि डेवलपमेंट पे है, फिजियोलॉजी पर है, मेटाबॉलिज्म पर है, या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उन कंडीशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब ये है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, या एक्सप्रेशन का फंक्शन क्या होगा। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या होगी, किसी ना किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएगी, स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। या किसी के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में क्या होगी, ये प्रोटीन शामिल होगी। या किसकी तरह है, एंजाइम बनाएगी और एंजाइम की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। और ये कलेक्टिवली जो है प्रोटीन है, वही क्या है, लास्ट स्टेप है किसका, जीन का। जीन का जब लास्ट स्टेप है तो वो क्या करते हैं, पूरी जीन जो है वो अपने आप के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बनाएगी, शो करेगी, जिससे क्या होगा, चेंजिंग इन्वायरमेंट है उससे एक्सप्रेशन चेंज होगा, डेवलपमेंट पे एक्सप्रेशन चेंज होता है, मेटाबॉलिज्म उसके सेल का खुद का जो फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है या डेवलपमेंटल स्टेज है, उसके अंदर क्या होगा कि जीन का एक्सप्रेशन है वो कम या ज़्यादा होता रहेगा। और ये कम या ज़्यादा होता रहेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में क्या रहेगा, ये बदलता रहेगा रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर जब ये चेंज होती रहेंगी तो कोई जीन है वो तेज़ी से एक्सप्रेस करेगी कि धीरे एक्सप्रेस करेगी, या कोई जीन को हम एक्सप्रेस करवाते हैं, किसी जीन को हम एक्सप्रेस नहीं करवाते हैं। तो इसके बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं तो सेल या किसी भी ऑर्गेनिजम्स है जो जीव है, उस जीव के अंदर क्या होता है, ये सारे स्टेप क्या होते हैं, चलते रहते हैं। अब हम इन स्टेप की बात करते हैं तो जीन रेगुलेशन एट 2 स्टेप, या हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एट 2 स्टेज। 2 स्टेज के हम क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। कौन कौन सी स्टेज के ऊपर, पहला हाँ ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा कौन सा होगा, ट्रांसलेशन। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन स्टेज के ऊपर हम भी क्या करते हैं, जीन का रेगुलेशन करते हैं, और ट्रांसलेशन लेवल पर भी। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि जो डीएनए है उस डीएनए से क्या बन रहा है, टीआरएनए बन सकता है। या हम बात करें तो कौन सा होगा, आरआरएनए बनेगा।
यानी कि जो डीएनए है उस डीएनए से आरएनए का जो रेगुलेशन होता है उसी को क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि जो एमआरएनए है वो एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जो प्रोटीन का कन्वर्जन है, इस प्रोटीन कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब हमें रेगुलेशन की बात करनी है, तो रेगुलेशन हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी कर सकते हैं और ट्रांसलेशन लेवल पर भी कर सकते हैं। पर आप ये सोच के देखिए कि यहाँ पर डीएनए है या कोई भी हम कह सकते हैं कि जीन है, उस जीन को आगे प्रोटीन बनाना ही नहीं है, और जब प्रोटीन बनाना ही नहीं है तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगी क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रांसलेशन लेवल पर यहाँ पर अगर रेगुलेशन करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इसका मतलब है कि एमआरएनए तो बना है, और एमआरएनए बना है तो एमआरएनए को हम यहीं पर रोक रहे हैं या हम एमआरएनए प्रोसेस को, ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर रेगुलेशन नहीं मिलता है, ट्रांसलेशन लेवल पर भी रेगुलेशन मिलता है। पर जो मोस्ट कॉमन टाइप का है, मोस्ट कॉमन टाइप का है, वो किसका होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होगा। क्योंकि ट्रांसलेशन लेवल पर क्या होगा, कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारी बात ये है कि हम जैसे सेंट्रल डॉगमा की बात करते हैं, तो यहाँ पर डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन है। ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वाला जो प्रोसेस है, तो जीन को यहीं से आगे एक्सप्रेस नहीं करने जाएगा, यहीं रोक दिया जाएगा, यानी कि एमआरएनए को नहीं बनने दिया जाएगा। अगर एमआरएनए बन गया तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें प्रोटीन बनना आसान है, कि जीन को अगर यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनाना था तो प्रोटीन नहीं बनाना, तो आगे का प्रोसेस उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एनर्जी क्यों खर्च करे सेल, इतना प्रोसेस भी सेल क्यों करे, तो सेल ये करती है कि जब भी उसको किसी भी जीन का एक्सप्रेशन को रोकना है तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर मोस्ट कॉमनली क्या कर देती है, रोक देती है। तो यानी कि हम नहीं देखते हैं कि कोई भी जीन है, जीन पर्टिकुलर जो फंक्शंस है उसको गवर्न करने का काम करती हैं, और जो पर्टिकुलर फंक्शन जब गवर्न होते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो जीन है वो जो फंक्शनल पार्ट में कन्वर्ट होती है, वो जो आरएनए बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन या सिस्टोन या फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए या सेगमेंट हम बोलते हैं। और वो सेगमेंट है वो आगे चल कर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म को बनाने के लिए क्या होती है, कैपेबल होती है, या स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करती है, एंजाइम की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। अब हमें किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कम करना है, किसी भी एक्सप्रेशन को क्या करना है, ज़्यादा करना है, तो हम मेनली हम क्या करते हैं कि जीन, वो जीन जो क्या करते हैं, प्रोटीन कोडिंग में हिस्सा लेती है। तो नॉर्मली ये नॉन प्रोटीन जीन है और ये कौन सा, प्रोटीन जीन है। तो नॉन प्रोटीन जीन को भी हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, पर मेनली कौन सा है, प्रोटीन कोडिंग जीन होती है। और जो प्रोटीन कोडिंग जीन का रेगुलेशन है, इसी वजह से हमने क्या किया है, ये हमने हेडिंग लगाई है कौन सी, प्रोटीन कोडिंग जीन। यानी कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए से कौन बनेगा, टीआरएनए भी बनेगा, और कौन बनेगा, आरएनए भी बनेगा। यानी कि ये कौन से हैं, नॉन प्रोटीन कोडिंग है, नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन है। तो नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन है, टीआरएनए है, आरआरएनए है, जो डीएनए से गवर्न होती हैं। पर इनमें हम जो रेगुलेशन की बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, जो प्रोटीन बनाने में क्या होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट होती है। इस बात को लेकर फिर हमारा जो रेगुलेशन है, या तो हम रेगुलेशन को यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, या रेगुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्टॉप करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का क्या है, रेगुलेशन है। मोस्ट कॉमन टाइप में हम कौन सा करते हैं, जीन का रेगुलेशन। और जो जीन का रेगुलेशन ये कॉमन टाइप का है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। कि फिर हमारे पास जो बात आई है वो बात कौन सी आई है, ये देखिए कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो रेगुलेशन है वो दो लेवल के ऊपर होगा। पहला प्रोटीन कोडिंग जीन का रेगुलेशन है, दूसरा उसको हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। फिर बात ये आती है कि हमारे पास जो सेल है, जैसे मान लो इन प्रोकैरियोट्स,
या इन प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर भी हम जीन का रेगुलेशन करते हैं। और दूसरा हमारे पास कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जीन का रेगुलेशन करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि मान लो कि कोई भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये मान लो एक कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये कौन सी है, मान लो एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बन रहा है। और यही क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम होंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो ये कौन सा हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और एक बार ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा आरएनए से, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस वो साइमल्टेनियसली होते हैं। इस वजह से इसका जो रेगुलेशन है वो हम किस लेवल पर करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जीन है, जीन का क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, मेनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसका अगर रेगुलेशन देखा जाएगा तो रेगुलेशन कहाँ बनेगा, यानी कि सबसे पहले जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए, या हम कह सकते हैं कि डीएनए से सबसे पहले कौन सा बसता है, एचएनआरएनए बनता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, इसका रेगुलेशन कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पर, प्रोसेसिंग लेवल क्या होगा, जो एचएनआरएनए है इसके अंदर स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगा, और एचएनआरएनए से क्या बनेगा, मैच्योर एमआरएनए बनेगा। तो इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। थर्ड अगर बात की जाए तो ये जो डीएनए से एमआरएनए बना, और ये एमआरएनए कहाँ आ रहा है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ mRNA from nucleus to साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस लेवल के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं। फोर्थ, तो आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, यानी कि mRNA है, इस mRNA से हम जब प्रोटीन बनाने का काम करते हैं तो इस प्रोटीन फॉर्मेशन के लेवल पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका रेगुलेशन कर सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस है यूकैरियोटिक के अंदर तो मल्टीपल स्टेज के ऊपर है, और हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम जब रेगुलेशन पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, एक फिक्स लेवल के ऊपर होगा, या हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल पे सिर्फ क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा, ट्रांसलेशन लेवल पे नहीं हो, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में है तो सारे जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, चलते रहते हैं। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, और आगे जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो प्रोटीन कोडिंग जीन है उनका रेगुलेशन देखते हैं। या रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन, यानी कि मान के चलो कि हम एक रफली नंबर ले रहे हैं, 10 जो जीन है वो हमारे पास कौन सी है, प्रोटीन कोडिंग जीन है। तो प्रोटीन कोडिंग जीन हमारे पास 10 है, तो ये मान के चलो कि 10 की 10 प्रोटीन हम ऑल टाइम सेल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल टाइम क्या नहीं है, सेल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि डीएनए जो है उस डीएनए के ऊपर मोस्ट ऑफ जो प्रोटीन्स होती हैं या प्रोटीन कोडिंग जीन होती हैं वो साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस नहीं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि ऑल जीन एक्सप्रेशंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, उनको एक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के बेसिस पर उनको क्या किया जाएगा, ऑन और ऑफ किया जाता है।
इस कंडीशन को लेकर हम यह क्या कहते हैं कि जो जीन है, उस जीन के रेगुलेशन को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। जीन के रेगुलेशन को रेगुलेट करने का मतलब ये है कि 10 जो जीन है, उस 10 जीन में से अगर हम बात करें तो मान लो 3 जीन है वो हमें क्या है, कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यूस एक्सप्रेशन चाहिए इनका, और 7 जीन है वो कभी कभी क्या करती है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ज़रूरत कब पड़ती है, तो मान लो सडन इन्वायरमेंट चेंज हो गया, डेवलपमेंट स्टेज की किसी हिस्से पे या किसी पार्ट के दौरान हमें उस जीन का एक्सप्रेशन हमें चाहिए, तो उस लेवल के ऊपर हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, किसका, जीन का। नॉर्मली जो सेल होती हैं उन सेल का कोई भी एक्सप्रेशन हमें नहीं चाहिए। तो इसी बेसिस पर हमारे पास जो सेल है वो सेल कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। तो एक जो सेल जो होंगी वो कौन सी होती हैं, हाउस कीपिंग सेल होती हैं। या जीन के अंदर जो एक्सप्रेशन चलता है तो हाउस कीपिंग जीन का होता है। दूसरा होता है वो कौन सा होगा, स्मार्ट जीन होती हैं या लग्जरी। लग्जरी जीन प्रेजेंट होती। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनकी हाउस कीपिंग जो जीन होंगी वो क्या करेंगी, कंटिन्यू, कंटिन्यूस क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, कंटिन्यू एक्सप्रेशन होता है, या इसका जो प्रोडक्ट है रिक्वायर्ड ऑल टाइम, हमेशा ये प्रोडक्ट क्या चाहिएगा, इसका कंटिन्यूस चाहिएगा। इस वजह से इस जीन को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिटेटिव। कॉन्स्टिटेटिव जीन बोलते हैं कि ये लगातार इनका एक्सप्रेशन क्या होता है, चलता रहता है, कॉन्स्टिटेटिव एक्सप्रेशन है। इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लगातार चलती रहती है। तो फॉर एग्जांपल एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो एंजाइम कौन से, जो ग्लाइकोलाइसिस में जो रिक्वायर्ड होते हैं वो लगातार हमें क्या होंगे, हाउस कीपिंग जीन की तरह उनके प्रोडक्ट हमें मिलते रहे। फिर आती है कि स्मार्ट जीन है और लग्जरी जीन है। तो स्मार्ट और लग्जरी जीन है ये लगातार एक्सप्रेशन नहीं करती हैं, या कह सकते हैं कि इनका एक्सप्रेशन ऑल टाइम नहीं होता है। तो इनमें अगर बात करें तो ये क्या होंगे, नॉट एक्सप्रेस ऑल टाइम, लगातार इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सप्रेस ओनली रिक्वायरमेंट, तो एक्सप्रेस कब होंगी, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर क्या होंगी, एक्सप्रेस होंगी। और ऐसी जीन है जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तब हम उसको ऑन यानी कि एक्सप्रेशन को बढ़ाना है। ऐसा जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनके एक्सप्रेशन को क्या करना है, रोकना है। तो इस जीन के जो रेगुलेशन है, तो इस जीन का जो रेगुलेशन है रिक्वायर्ड, या हम कह सकते हैं कि जो स्मार्ट जीन है, लग्जरी जीन है, जो कभी कभार क्या करते हैं, इनका यूज़ किया जाता है, तो इनकी एक्टिविटी क्या करते हैं, रेगुलेट होती है। दे आर एक्टिविटी रेगुलेटेड, इनकी एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब हम जब इनकी एक्टिविटी को हम रेगुलेट कर रहे हैं तो रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन से हम रेगुलेट करने का काम करते हैं, उनका प्रोडक्ट बनता है क्या है। यहाँ तक हमारे पास क्या है, 3 बातें निकल कर आती। पहला कि डीएनए के अंदर जो पार्ट एक्सप्रेस होता है उसको हम जीन बोलते हैं। जीन 2 टाइप की होंगी, या तो प्रोटीन कोडिंग जीन होंगी जो एमआरएनए बनाएंगी, प्रोटीन बनाएंगी। एक नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन होंगी जो एमआरएनए नहीं बनाकर क्या बनाएंगी, टीआरएनए बनाएंगी, आरएनए बनाएंगी, यानी कि जो एक्सप्रेस होती है पर प्रोटीन नहीं बनाती है। रेगुलेशन किसका होता है, प्रोटीन कोडिंग जीन का होगा। फिर हमने बात की है कि जो एक्सप्रेशन को जो रेगुलेट करना है वो किस लेवल पर रेगुलेट करना है,
तो हम वहाँ पर रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल पर हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो किस लेवल पे होगा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर होगा। फिर हमने बात की है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें जो रेगुलेशन है वो किस स्टेप के ऊपर होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखा है कि जो जेनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के प्रेजेंट होगा। तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस वो साइमल्टेनियसली होता है। इस वजह से वहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हम क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। फिर बात यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक में हम डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग लेवल पर भी कर सकते हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, इनके ट्रांसपोर्टेशन टाइप पर भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, और लास्ट ट्रांसलेशन पे तो करना ही है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर रेगुलेशन के मल्टी स्टेप होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके वहाँ पर रेगुलेशन का क्या होगा, मल्टी स्टेप नहीं होता है। इसको अगर हम देखते हैं तो हमने देखा कि जो मोस्ट कॉमन जो रेगुलेटरी पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रहेगा। फिर हम ये देखते हैं कि जो प्रोटीन कोडिंग जो जीन होती है, उन प्रोटीन कोडिंग जीन में कुछ जीन ऐसी होती है जो लगातार अपना कार्य करती रहती है, प्रोडक्ट ऑप्टेन कर देते रहती हैं, और वो प्रोडक्ट सेल के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, ऑल टाइम एक्सप्रेशन चलता रहता है। तो ऐसी जीन को हम कभी रेगुलेट करते ही नहीं है, रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ जीन ऐसी होती हैं जो जीन लगातार कार्य नहीं करती है, वो कब करती है, जो रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पर वो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मार्ट जीन बोलते हैं और लग्जरी जीन बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन कुछ टाइम पर। तो इन्हीं जीन की जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेगुलेटरी जीन का नाम है। यानी कि ऐसी जीन जो कभी कभार क्या होती है, एक्टिव होती है, कभी कभार क्या होती है, एक्टिव नहीं होती है, ऐसी जीन का है तो उनको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन का नाम लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा जो पोर्शन है वो डिस्कशन में यह गया है कि जो रेगुलेटरी जीन है, वो रेगुलेटरी जीन को हमने क्या करना है, रेगुलेट करना है। रेगुलेटरी जो जीन होंगी उनका जो प्रोडक्ट है वो बनता रहेगा, या प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, उसके बेसिस पर हम आगे का जो डिस्कशन है वो देख रहे हैं। अब देखते हैं कि रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट होगा। रेगुलेटरी जीन क्या करती हैं, प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस कर रही हैं, तो पहला या तो ये आरएनए बना रही हैं, या क्या बना रही हैं, प्रोटीन बना रही है। यानी कि रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन का मतलब ये हुआ कि ये कोई भी डीएनए का फंक्शनल पार्ट है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये फंक्शनल पार्ट है, तो यानी कि ये क्या है, जीन है। जीन जब एक्सप्रेस होगी तो एमआरएनए यानी कि क्या होगा, आरएनए लेवल है, या हो सकता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए। ये प्रोडक्ट हैं किसके, इस जीन के। और ये जीन कौन सी है, रेगुलेटरी। इस रेगुलेटरी जीन के हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, इनकी ट्रांसक्रिप्शन का भी है और ट्रांसलेशन का भी है। यानी कि या तो प्रोटीन बनाएगा या क्या बना रहा है, आरएनए बनाएगा। तो आरएनए बना रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आरएनए कौन सा है, रेगुलेटरी। ये भी कौन सी है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। और ये भी कौन सा है, रेगुलेटरी आरएनए। अब ये इसमें हम इसका जो कंट्रोल देखते हैं वो कौन सा होगा, ट्रांस एक्टिंग। और एक कौन सा होगा इसके अंदर, सिक्स एक्टिंग। तो ट्रांस एक्टिंग और सिक्स एक्टिंग, और एक क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो होगा वो कौन सा होगा, ट्रांस एक्टिंग रेगुलेशन होगा। यानी कि इसका जो रेगुलेशन है वो दो टाइप का मिलेगा, एक तो ट्रांस एक्टिंग मिलेगा, एक सिस एक्टिंग मिलेगा। और प्रोटीन में क्या होगा, ट्रांस एक्टिंग होगा। अब सिस एक्टिंग, ट्रांस एक्टिंग ये क्या है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि मान लो कि यहाँ पर क्या है, कोई भी हमारे पास एक रेगुलेटरी जीन है, इस रेगुलेटरी जीन से एमआरएनए बना,
या इससे हमारे पास क्या हो गई, कोई भी प्रोटीन बनी, कोई भी मॉलिक्यूल बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, रेगुलेटरी जीन। ये कोई एक दूसरी जीन है जो लगातार क्या हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है। ये इसकी प्रमोटर साइट है, ऑपरेटर साइट है। जैसे हम लैक ऑपरेंट की बात कर लेते हैं, ZYA। तो यहाँ पर क्या होगा, mRNA बन रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस mRNA ने इसके साथ जाके बाइंड कर लिया और इसको क्या कर दिया, डबल स्ट्रैंडेड RNA में कन्वर्ट किया। तो आगे का जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, इसको इनिबिट कर दिया। या ये हो सकता है कि ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोटीन को हमने ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर दिया, तो ये भी हो सकता है। तो यानी कि रेगुलेटरी जीन का कोई भी प्रोडक्ट है वो जाके बाइंड हो रहा है, और दोनों अलग अलग जीन का प्रोडक्ट RNA हो, ये हो, इसको हम बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग रेगुलेशन। तो ये रेगुलेशन कौन सा है, ट्रांस एक्टिंग रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं कि मान के चलो कि यहां पर कोई भी ऐसा प्रोटीन बना जो, ये मान लो ये mRNA बना, mRNA के ऊपर जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा, रेगुलेट हो रहा है। यानी कि ये क्या करेगा, चाहेगा तो इस पार्ट को आगे इलोंगेशन करने देगा, और ये चाहेगा कि इसको इलोंगेशन नहीं करवाना, तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है और यही इसके इलोंगेशन को इफेक्ट करता है। इलोंगेशन जो प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस एक्टिंग। अब सिस एक्टिंग है तो ये क्या होगा, किसके अंदर है, प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर कौन सा होगा, ट्रांस एक्टिंग है, जो क्या होगा, मोस्ट कॉमन होगा। क्यों कि प्रोटीन एक रेगुलेटरी जीन से बनेगी और दूसरे को क्या कर रही है, स्टॉप, एक्टिवेट या इनिबिट करने का काम कर रही है। यानी कि रेगुलेशन का काम है वो कि प्रोटीन के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ से जाके यहाँ जुड़ेगा, तो ये क्या होगा, ट्रांस एक्टिंग। और जो ट्रांस एक्टिंग जो होगा तो ये क्या होगा, मोस्ट कॉमन टाइप का रहेगा। जबकि RNA है, RNA के थ्रू क्या होगा, या तो सिस एक्टिंग होगा या क्या हो जाएगा, ट्रांस एक्टिंग होगा। तो सिस और ट्रांस एक्टिंग जब होगा तो ये दो टाइप का होगा, सिस एक्टिंग है और ट्रांस एक्टिंग है। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा है, ये है। RNA के थ्रू है तो ट्रांस टाइप का क्या होगा, मोस्ट कॉमन है। तो यानी कि प्रोटीन के थ्रू भी क्या होगा, रेगुलेशन हो रहा है, और किसके थ्रू भी हो रहा है, RNA के थ्रू भी है। तो ये क्या बना देगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA RNA बना देगा। क्योंकि DNA है, DNA से RNA बना और डबल स्ट्रैंडेड हो गया, तो इसका क्या नहीं होगा, आगे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। प्रोटीन फॉर्मेशन को क्या कर देता, इनिबिट कर देगा। तो ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद तो फिर कौन कर रहा है, रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट कौन है, RNA। यहाँ पर रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट कौन है, प्रोटीन है, और ये ट्रांस एक्टिंग है। ये कौन सा, ट्रांस एक्टिंग। तो मोस्ट कॉमनली जो रेगुलेशन होगा वो रेगुलेशन कैसा होता है, ट्रांस एक्टिंग होगा। सिस एक्टिंग भी होता है, ट्रांस एक्टिंग होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन के थ्रू भी क्या हो रहा है, रेगुलेशन होता है, और दूसरा किसके थ्रू भी रेगुलेशन हो रहा है, RNA के थ्रू भी क्या है, रेगुलेशन हो रहा है। अब रेगुलेशन है प्रोटीन लेवल पर, या हम कह सकते हैं कि रेगुलेटरी प्रोटीन है, वो रेगुलेटरी प्रोटीन कहाँ पर इसका रेगुलेशन कर रही है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ करेगी, और यहाँ से ये प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेशन बाय regulatory protein at the level of
ट्रांसक्रिप्शनल या ट्रांसक्रिप्शन लेवल। रेगुलेटरी जीन का कौन है? प्रोटीन है। वो प्रोटीन कहाँ पर जुड़ रही है? इस रेगुलेटरी ऑपरेटर जीन के ऊपर। ऑपरेटर से जीन के, तो यहाँ पर जो रेगुलेशन कर रही है वो किस लेवल के ऊपर? ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का क्या होता है? रेगुलेशन होता है। यानी कि जो जीन है, जीन एक्सप्रेस होगी तो उसमें एक ऑन ऑफ करवाने के लिए एक हमारे पास सिस्टम होगा। यानी कि जब हम फैन है, मान लो कोई स्विच है लाइट का, वो जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम उसको ऑन करते हैं, जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब हम क्या करते हैं? उसको ऑफ करते हैं। तो उसका एक स्विच होता है। तो ये हमारे पास जो रेगुलेटरी जीन है ये रेगुलेटर स्विच है। यानी कि ये क्या करता है कि जो एक्सप्रेसिंग जो फॉर्म है इसको ऑन ऑफ करवाने का काम किसका होता है? रेगुलेटरी जीन का होता है। तो रेगुलेटरी जीन या तो आरएनए के थ्रू कंट्रोल करती है या किसके थ्रू करती है? प्रोटीन के थ्रू करेगी। तो उसका जो एक्टिंग करने का या रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है वो दो तरीके का होता है, सिस और ट्रांस होता है। तो आरएनए और प्रोटीन में मेनली ट्रांस ही होता है। और आरएनए के थ्रू अगर रेगुलेट कर रही है तो ट्रांस टाइप का है या सिस टाइप का है। ट्रांस का मतलब कोई दूसरा बाहरी आकर उसको क्या कर रहा है? रेगुलेट करने का काम करता है ट्रांसक्रिप्शन को। तो वो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस है। और बाकी अगर उसी में कोई पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है जो उसकी इलोंगेशन को क्या करती है? अफेक्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस टाइप का रेगुलेशन बोलते हैं। तो जीन है, जीन का जो रेगुलेशन होता है रेगुलेटरी जीन के थ्रू, वो दो टाइप का होता है, या तो सिस टाइप का होता है या क्या होगा? ट्रांस टाइप का होगा। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन है? कोई भी एक रेगुलेटरी जीन है। और ये जो रेगुलेटरी जीन है ये कोई भी एक प्रोडक्ट बना रही है। यानी कि पहले क्या बनेगा इसके अंदर? एमआरएनए बना, और एमआरएनए बनकर फिर क्या होगा? कोई भी एक मॉलिक्यूलर प्रोटीन बना। और ये प्रोटीन क्या होगा? ये प्रोटीन, ये प्रोटीन है वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ जाकर, यानी कि उसके ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड होगा। और ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड होगा तो ये एक्टिवेटर की तरह बिहेव करेगा, या क्या होगा? रेगुलेशन जीन या जीन रेगुलेशन के थ्रू क्या होगा? ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? हम मान सकते हैं डॉग की तरह। ये तो क्या कर रहा है? एक्टिवेटर की तरह बात करेगा, या क्या करेगा? रिप्रेसर की तरह बिहेव करेगा। अगर ये मान लो एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, तो कोई भी प्रोसेस है जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, इसके अंदर भी क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन है। तो या तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक्टिवेटर के तौर पे है तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। और ये अगर रिप्रेसर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करेगा? कम करने के प्रोसेस करेगा। या हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको इनहिबिट करने का काम करेगा। यानी कि ये एक्टिवेटर है, वो एक्टिवेटर क्या करेगा? कोई भी पहले से एक्सप्रेशन जो चल रहा था उसको, यानी कि मान के चलो कि जब ये एक्टिवेटर नहीं था तो ये जीन थी, या मान लो डीएनए है और इस डीएनए से अंदर कोई भी एक एमआरएनए बन रहा था और उससे क्या बन रही थी? आगे फिर प्रोटीन बनेगी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है ये कौन सा है? बेसल टाइप का है। बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट था। इस बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से एक्टिवेटर आया, और एक्टिवेटर मान लो यहाँ पर आकर क्या हो गया? बाइंड हो गया। और ये बाइंड होने के बाद यहाँ पर इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन जो रेट है उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। या रिप्रेसर आके बाइंड हो गया, उन्होंने क्या किया कि ट्रांसक्रिप्शन जो रेट है उसको क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। तो रिप्रेसर जो प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन कौन सी है? रिप्रेसर प्रोटीन है। या हम कहें कौन से है? रेगुलेटरी जीन की प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये रेगुलेटरी जो प्रोटीन है तो एक्टिवेटर की तरह काम करेगी, ये रिप्रेसर की तरह काम करेगी। अगर वो एक्टिवेटर की तरह काम कर रही है तो जो ट्रांसक्रिप्शन जो रेट है, ट्रांसक्रिप्शन जो रेट है उसको बढ़ा देगा। किससे? बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से बढ़ाने का काम करता है।
और जो रिप्रेसर है वो रिप्रेसर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन रेट को क्या करता है, कम करने का काम करता है। किससे? बेसल ट्रांसक्रिप्शन जो रेट है उससे कम करने का काम करता है। या तो बढ़ाने का काम करेगा या कम करने का काम करेगा। अगर बढ़ा रहा है तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो जीन है उस जीन का रेगुलेशन क्या हो गया है, ऑन हो गया है। अगर रिप्रेसर है और उस ट्रांसक्रिप्शन लेवल को कम कर रहा है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं कि जीन को क्या कर रहा है, ये ऑफ करने का काम कर रहा है। तो जीन का जो रेगुलेशन है या जीन पहले से है तो ये रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन का जो प्रोटीन होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन, वो जाकर का होगा किसी भी एक्सप्रेशन को या तो बढ़ाए देगा या किसी भी एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। इससे कम और जो ज़्यादा हो रहा है इस बेसिस पर हम क्या कहते हैं, या तो वो उसको ऑन करने का काम कर रहा है या उसको क्या कर रहा है, ऑफ करने का काम कर रहा है। जब उसमें ऑन और ऑफ करने का काम कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कैसा होगा, या तो ऑन टाइप का रहेगा या कैसा रहेगा, ऑफ टाइप का रहेगा। या तो एक्टिवेटर की तरह बिहेव करेगा या क्या होगा, इनहिबिटर की तरह बिहेव करेगा। अब ये देखो कि ये जो एक्टिवेटर की तरह बिहेव कर रहा है, ऑन कर रहा है, तो ये जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कौन सा है, पॉजिटिव रेगुलेशन। और ये इनहिबिट करने का काम कर रहा है तो ये कौन सा है, नेगेटिव रेगुलेशन। यानी कि जीन है वो जीन दो तरीके का रेगुलेशन करती है, रेगुलेटरी प्रोटीन, यानी कि ये क्या करेगी, या तो पॉजिटिव रेगुलेशन करेगी और या क्या करेगी, नेगेटिव रेगुलेशन करेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव जो रेगुलेशन है वो सेल में कब ज़रूरत पड़ती है, कब सेल उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन के बारे में बात करती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन की जब हम मान लो बात करते हैं तो मान लो कि कोई भी एक जीन होता है, उस जीन का एक हमारे पास सिस्टम होता है कि ये एक प्रमोटर साइट होती है, फिर ऑपरेटर साइट होती है, फिर स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। तो ये मान के चलो कि ये कौन सी है, प्रमोटर साइट है, ये ऑपरेटर साइट है, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। और क्या होगा कि ये प्रमोटर जो साइट होती है, इस प्रमोटर साइट के ऊपर यहाँ पर आकर कौन बाइंड होता है, मान लो ऐसे ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, और आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, इसे ट्रांसक्रिप्शन करवाने का काम करेगा। अब प्रमोटर है, प्रमोटर के ऊपर कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा, और जो हमारा रेगुलेटरी जीन जो है उसका जो प्रोडक्ट है रेगुलेटरी जीन का, वो आके कहाँ पर बाइंड होगा, ऑपरेटर के साथ होगा, और ऑपरेटर यहाँ पर क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करेगा, कौन सा, ऑन या ऑफ करने का काम करेगा। अब ऑन ऑफ करने का काम करेगा तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि मान लो कि जो प्रोमोटर है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है तो ये आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, टाइटली बाउंड करके रखेगा, और आरएनए पॉलीमरेज को जब ये टाइटली बाउंड करके रखेगा तो इसका जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। या हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर रहा है, और इसकी जो स्ट्रक्चरल जीन है वो तेज़ी से एक्सप्रेस कर रही हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट पहले से ही ज़्यादा है। तो इस टाइप के जीन को हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन पर, यानी कि तेज़ी से प्रोडक्ट तो अपने आप ही बना रही है, तो हमें ज़रूरत क्या है, इसको जो नीड होती है वो रेगुलेशन की नीड होगी, और रेगुलेशन की नीड क्या होगी, इसको रिप्रेस करने की होगी। अब मान के चलो कि हम दूसरा देखते हैं, और दूसरा क्या है, वीक प्रमोटर है, और वीक प्रमोटर है तो क्या करेगा, उसका जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। और इसका जब बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या है, कम है, तो इस दौरान हमें जो नीड होती है वो इसको क्या करेगी, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने की क्या होगी, ज़रूरत होगी। अब कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी, कैसे, जैसे इसका ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या है, ज़्यादा है, इसका ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या है, कम है। तो हम अगर रेगुलेट कर रहे हैं तो इसका जो रेगुलेशन की जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सी होगी, इसको कम करें। और कम करने का, ट्रांसक्रिप्शन रेट कम करने का
जो रोल प्ले करता है वो कौन सी प्रोटीन करती है, नीड होगी किसकी, रिप्रेसर प्रोटीन की। और यहाँ पर जो नीड होगी, यानी कि पहले ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या है, स्लो चल रहा है, इसको फास्ट करना है, तो यहाँ पर कौन सी है, एक्टिवेटर प्रोटीन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो ज़रूरत किसकी होगी, एक्टिवेटर की रहेगी, और इस पर ज़रूरत कौन सी रहेगी, रिप्रेसर की रहेगी। तो रिप्रेसर का मतलब यहाँ पर हम जो रेगुलेशन कर रहे हैं वो रेगुलेशन किस टाइप का चल रहा है, वो रेगुलेशन किस टाइप का है, नेगेटिव। और यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो कौन सा है, पॉजिटिव। यानी कि कोई एक ऐसी जीन है, वो जीन या स्ट्रॉन्ग प्रमोटर या वीक प्रमोटर जिसकी हम बात करते हैं, तो या तो ऐसी जीन है उसका जो प्रोडक्ट है वो पहले ही से ज़्यादा बन रहा है, तो उस जीन का हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, वो हमारा रेगुलेशन है। या कोई जीन ऐसी है जो पहले प्रोडक्ट कम बना रही है, हमें प्रोडक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हम एक्टिवेटर को हम उसके साथ ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उस एक्सप्रेशन, बढ़े हुए एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। फिर बात आती है कि जो कोई भी जीन है उसको रेगुलेट क्यों करते हैं, वाई जीन रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो जीन रेगुलेशन क्यों ज़रूरी होता है, तो ये मान के चलो कि ये हमारा कोई भी एक डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर हमारे पास क्या है, अलग अलग जीन हैं। ये मान लो कि जीन फर्स्ट है, ये जीन सेकंड है, ये जीन कौन सा थर्ड है, और ये जीन कौन सा फिफ्थ है। यानी कि जीन फर्स्ट, जीन सेकंड, जीन थर्ड, और जीन कौन सा होगा, फोर्थ होगा। या हम नॉर्मली बात करते हैं तो किसी के जो डेवलपमेंट फेज होता है उसके 3 फेज होते हैं। जुवेनाइल फेज होता है, ठीक है, ग्रोथ या डेवलपमेंट का फेज होता है, मैचुरेशन फेज होता है, डेवलपमेंट फेज होता है, सेंसेंट फेज होता है। यानी कि हम प्लांट की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो एक तो चाइल्डहुड होता है, अडल्ट फेज होता है, और फिर ओल्डर एज होता है। हर लेवल के ऊपर जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो अलग अलग होता है। इसका मतलब कि जो डीएनए है, डीएनए पे जो ऑल जीन होती हैं वो नॉट एक्सप्रेस या रिक्वायर्ड एट साइमल्टेनियसली या एट वन टाइम, वंस, एक साथ हम क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा पहला रीज़न है कि जितनी भी जीन है, मान लो ये पहले एक्सप्रेस हो रही है, फिर फोर्थ एक्सप्रेस हो रही है, फिर थर्ड एक्सप्रेस हो रही है, तो अलग अलग जीन है वो बार बार अलग अलग कंडीशन या अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पर क्या होती है, इनका एक्सप्रेशन होता है, एक साथ एक्सप्रेस नहीं होती। और कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिनका हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि ऑल जीन नॉट रिक्वायर्ड। तो सो फंक्शनल, या हम तो फंक्शन ऑफ particular gene can regulated। तो जब हमें सारी जीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनके फंक्शन को हम क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो जो ये डिस्कशन था, ये डिस्कशन हमारा किससे रिलेटेड था, जीन एक्सप्रेशन को लेकर था। एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने रेगुलेशन ऑफ जीन स्टार्ट किया था। रेगुलेशन ऑफ जीन में हमने देखा कि जीन है, जीन एक कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को या पर्टिकुलर फिनोटाइप को क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर हमने देखा था कि डीएनए के ऊपर क्या है, जीन होती है, वो जीन कौन सी जीन एक्सप्रेस हो रही है, कौन सी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही है। फिर हमने देखा कि जो प्रोटीन कोडिंग जीन है जनरली हम उसको रेगुलेट करते हैं। प्रोटीन कोडिंग जीन में भी क्या होगा, तो एक ऐसी होंगी जो हाउस कीपिंग जीन रहेंगी, एक ऐसी जो स्मार्ट और रेगुलेटरी जीन है,
स्मार्ट और रेगुलेटरी जीन है उनको हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो जो पूरा डिस्कशन था वो आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से चैनल का आप सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।